नमस्कार, जनप्रभा सुपरफास्ट में आपका स्वागत है। मैं हूं हेमेंद्र सिंह। नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। दिल्ली हाईकोर्ट ने राजधानी में नदी और घाटों पर छठ पूजा समारोह आयोजित करने की अनुमति देने से इनकार कर दिया है। हाईकोर्ट ने कहा कि याचिकाकर्ता दिल्ली में कोरोना की स्थिति से अनभिज्ञ है। त्योहार मनाने के लिए सबसे पहले आपका जीवित रहना जरूरी है। स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन ने दिल्ली में दोबारा लॉकडाउन लगाने से मना कर दिया है। हालांकि उन्होंने बाजार बंद किए जाने के संकेत दिए हैं। उन्होंने कहा कि स्थानीय स्तर पर कुछ सख्ती की जाएगी। उन्होंने कहा कि कोरोना को लेकर घाटों पर छठ पूजा पर रोक लगाई गई है। दिल्ली में शादी समारोह में केवल 50 लोगों के शामिल होने के प्रस्ताव को उपराज्यपाल अनिल बैजल ने मंजूरी दे दी है। बता दें कि सीएम केजरीवाल ने कोरोना के मामले कम होने पर विवाह समारोहों में 200 तक की संख्या में लोगों को शामिल होने की अनुमति दी थी। राजधानी दिल्ली में कोरोना के बढ़ते मामलों पर केंद्र सरकार सतर्क हो गई है। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने कोरोना से निपटने के लिए 10 टीमों का गठन किया है। ये टीमें 100 निजी अस्पतालों का दौरा करेंगी और आईसीयू बेड की उपलब्धता की जानकारी इकट्ठा करेंगी। दिल्ली में सार्वजनिक रूप से छठ पूजा पर बंदिश को लेकर घमासान तेज हो गया है। इस मुद्दे पर भाजपा सांसद मनोज तिवारी ने सीएम केजरीवाल को नमक हराम कहते हुए खरी खोटी सुनाई। वहीं उत्तरी दिल्ली के महापौर ने कहा कि फैसले पर पुनर्विचार की अपील करेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने यूपी के 69,000 शिक्षकों की भर्ती के मामले में बड़ा फैसला सुनाया है। कोर्ट ने यूपी शिक्षा मित्र एसोसिएशन की अपील को खारिज कर दिया है। साथ ही कट ऑफ में छूट नहीं देते हुए शिक्षा मित्रों को परीक्षाओं में भाग लेने का अंतिम मौका दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने इलाहाबाद हाईकोर्ट के फैसले को सही ठहराते हुए कहा है कि कट ऑफ 60 से 65 अंकों पर ही रहेगा। इससे यूपी में प्राथमिक शिक्षकों के रूप में योग्यता प्राप्त करने के लिए लगभग 38,000 शिक्षा मित्रों को कट ऑफ अंकों में छूट नहीं मिलेगी। यूपी सरकार ने 69,000 सहायक शिक्षकों की भर्ती मामले में सुप्रीम कोर्ट के फैसले का स्वागत किया है। सरकार ने कहा कि बाकी बचे 37,000 से ज्यादा पदों की भर्ती प्रक्रिया जल्द शुरू की जाएगी। कोर्ट के फैसले से अध्यापकों की नियुक्ति का रास्ता साफ हो गया है। बिहार के बाद अब भाजपा बंगाल फतेह करने की तैयारी में जुट गई है। भाजपा की पश्चिम बंगाल इकाई ने इसके लिए बड़ी योजना बनाई है। प्रदेश अध्यक्ष दिलीप घोष ने बताया कि अमित शाह और जेपी नड्डा प्रदेश में विधानसभा चुनाव समाप्त होने तक हर महीने राज्य का दौरा करेंगे। एलएसपी पर चीन के साथ जारी तनाव के बीच भारतीय सेना ने पूर्वी लद्दाख में उच्च स्तरीय आवास सुविधा वाले कंपाउंड को तैयार किया है। इस सेक्टर में तैनात होने वाले जवानों के लिए अब आवास को बनाया जाएगा। सेना का मकसद सर्दियों में जवानों को बचाना है। अमेरिका के नवनियुक्त राष्ट्रपति जो बाइडेन ने चुनौतियों से निपटने के लिए पीएम मोदी के साथ निकटता से काम करने की इच्छा जताई है। राष्ट्रपति ने कहा कि उपराष्ट्रपति के साथ मिलकर अमेरिका और भारत के बीच रणनीतिक साझेदारी को और प्रगाढ़ किया जाएगा। चीन की विस्तारवादी नीति से निपटने के लिए अमेरिकी नौसेना के प्रमुख ने हिंद महासागर में यूएस नेवी का एक नया कमांड बनाने का ऐलान किया है। अमेरिकी सेना न केवल भारत के साथ बल्कि इस इलाके के अन्य देशों के साथ अपने संबंधों को मजबूत कर रही है। सुप्रीम कोर्ट ने एस जयशंकर के गुजरात से राज्यसभा में जीत के खिलाफ दायर याचिका पर नोटिस जारी किया है। याचिकाओं में राज्यसभा में आकस्मिक और नियमित रिक्तियों के लिए उपचुनाव कराने के लिए अलग अलग अधिसूचना जारी करने का मुद्दा भी उठाया गया। हरियाणा में कोरोना वैक्सीन के तीसरे चरण पर परीक्षण 20 नवंबर से शुरू किया जाएगा। इसकी जानकारी स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज ने ट्वीट कर दी है। उन्होंने कहा कि मैंने कोवैक्सीन परीक्षण में खुद पर टीका लगवाने के लिए पहले वॉलंटियर के तौर पर पेशकश की है। केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने आरसीईपी को लेकर कांग्रेस के रुख पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस नेता आनंद शर्मा आरसीईपी में शामिल नहीं होने के भारत के फैसले को दुर्भाग्यपूर्ण बता रहे हैं, जबकि जयराम रमेश आरसीईपी के भारत के बाहर निकलने का समर्थन कर रहे हैं। राहुल गांधी ने देश की अर्थव्यवस्था को लेकर एक बार फिर केंद्र सरकार पर निशाना साधा है। राहुल ने दावा किया है कि देश के बैंक और जीडीपी मुसीबत में है। इस स्थिति में जनता का मनोबल टूट रहा है। सामाजिक न्याय प्रतिदिन कुचला जा रहा है। ये विकास है या विनाश? अधीर रंजन चौधरी ने बंगाल चुनाव लेफ्ट के साथ मिलकर लड़ने का प्रस्ताव केंद्रीय आला कमान को भेज दिया है। साथ ही उन्होंने कांग्रेस और लेफ्ट के बीच तृणमूल कांग्रेस और बीजेपी के खिलाफ साझा आंदोलन चलाने की भी रणनीति बनाई है। नेपाल में सत्तारूढ़ पार्टी एनसीपी में एक बार फिर से सत्ता का संघर्ष शुरू हो गया है। इसको लेकर चीन की राजदूत हो यांकी ने पीएम ओली से उनके घर 2 घंटे बातचीत की। माना जा रहा है कि पहले भी यांकी ने ही ओली के विरोधी प्रचंड को मनाया था और सरकार गिरने से बच गई थी। ट्विटर पर नफरत फैलाने के मामले में कंगना रनौत को मुंबई पुलिस ने तीसरी बार समन भेजा है। मुंबई पुलिस कंगना और उनकी बहन रंगोली से पूछताछ करना चाहती है। समन में कंगना को 23 नवंबर और रंगोली को 24 नवंबर को पेश होने के लिए कहा गया है। बिजली बिल पर उद्धव सरकार के यू टर्न से महाराष्ट्र की राजनीति गर्मा गई है। बीजेपी ने ऊर्जा मंत्री नितिन राउत के खिलाफ विधानसभा में विशेषाधिकार हनन प्रस्ताव लाने का ऐलान किया है। वहीं मनसे ने भी राज्य सरकार पर जनता से वादा खिलाफी करने का आरोप लगाया है।
गुजरात में स्टैच्यू ऑफ यूनिटी को रेल नेटवर्क से जोड़ने की तैयारी तेज हो गई है। इसके लिए रेलवे लाइन बिछाने का काम तेजी से किया जा रहा है। रेल मंत्रालय ने बताया कि 31 दिसंबर को सरदार वल्लभ भाई पटेल की पुण्यतिथि पर काम पूरा करने की कोशिश की जा रही है। मध्य प्रदेश के प्रोटेम स्पीकर रामेश्वर शर्मा ने लव जिहाद कानून पर बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि SC/ST लड़की यदि धर्म परिवर्तन कर शादी करती है तो उसको मिलने वाला लाभ खत्म होना चाहिए। उन्होंने लव जिहाद कानून में आरक्षण का लाभ समाप्त करने की भी मांग की है। सुप्रीम कोर्ट ने PM मोदी के खिलाफ नामांकन दाखिल करने वाले BSF के बर्खास्त जवान तेज बहादुर की याचिका पर फैसला सुरक्षित रख लिया है। इस जवान का नामांकन पत्र निर्वाचन अधिकारी ने पिछले साल 1 मई को अस्वीकार कर दिया था। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल द्वारा गिरफ्तार किए गए दोनों दहशतगर्दों ने बड़ा खुलासा किया है। स्पेशल सेल की पूछताछ में दहशतगर्दों ने बताया कि कश्मीर को वे अलग देश बनाना चाहते हैं। जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 हटने से भी वो नाराज थे। असिस्टेंट प्रोफेसर की भर्ती में धांधली के आरोपी डॉक्टर मेवालाल चौधरी को मंत्री बनाए जाने पर तेजस्वी ने CM नीतीश पर हमला बोला है। तेजस्वी ने कहा कि जमानत पर रिहा मेवालाल को मंत्री बनाए जाना भ्रष्टाचारियों को पुरस्कार देने जैसा है। यमुना विकास प्राधिकरण नोएडा हवाई अड्डे के पास फर्नीचर पार्क बनाने की तैयारी कर रहा है। प्राधिकरण के इस कदम से हजारों लोगों को रोजगार मिलने की उम्मीद है। प्राधिकरण के अधिकारी ने बताया कि हैंडीक्राफ्ट अपैरल की सफलता के बाद फर्नीचर पार्क बनाने का फैसला किया गया है। पाकिस्तानी सैनिकों ने जम्मू कश्मीर के कठुआ में अंतर्राष्ट्रीय सीमा से लगे हीरानगर को निशाना बनाते हुए गोलीबारी की है। अधिकारियों ने बताया कि मनियारी, कारोल, कृष्णा और गुरनाम में सीमा चौकियों को निशाना बनाया गया। भारतीय जवानों ने गोलीबारी का माकूल जवाब दिया। जम्मू कश्मीर प्रशासन ने औद्योगिक इकाइयों के काम से भूमि बैंक बनाने के लिए उद्योग एवं वाणिज्य विभाग को 31,000 एकड़ सहकारी भूखंड का हस्तांतरण किया है। आधिकारिक प्रवक्ता ने बताया कि औद्योगिक विस्तार सुनिश्चित करने के लिए भूमि बैंक की स्थापना आवश्यक है। जम्मू कश्मीर के DDC चुनाव के तीसरे चरण के लिए PAGD ने सीटों के बंटवारे का ऐलान किया है। PDP 16 में से 8 सीटों पर चुनाव लड़ेगी, जबकि नेशनल कॉन्फ्रेंस 6 सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारेगी। JKPC और ANC एक सीट पर चुनाव लड़ेगी। ज्ञानपुर के बाहुबली विधायक विजय मिश्र को मिर्जापुर जिले के CJM कोर्ट में पेश किया गया। कोर्ट से निकलने के दौरान उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार मेरी हत्या कराना चाहती है। बिंद रेंज के IG और भदोही के SP ने पैसा लेकर मुझे फर्जी केस में फंसाया है। पंजाब, छत्तीसगढ़ और राजस्थान की तरह केंद्रीय कृषि कानून के खिलाफ महाराष्ट्र में भी कानून बनेगा। इसके लिए जल्द ही कैबिनेट कमेटी गठित की जाएगी। राजस्व मंत्री बाला साहेब थोराट ने ये जानकारी दी। उन्होंने कहा कि मौजूदा सरकार किसान हितैषी नहीं है। सलमान खुर्शीद ने कपिल सिब्बल को आदतन संदेह करने वाला व्यक्ति बताया। उन्होंने इंटरव्यू में सिब्बल को पार्टी छोड़ने की भी सलाह दी। खुर्शीद ने कहा है कि यदि मतदाता उदारवादी विचारों को नहीं अपना रहे हैं तो कांग्रेस को लंबे संघर्ष के लिए तैयार रहना होगा। जन आक्रोश यात्रा से पहले महाराष्ट्र भाजपा विधायक राम कदम को पुलिस ने हिरासत में लिया। कदम पालघर मामले की CBI जांच की मांग को लेकर रैली निकालने जा रहे थे। कदम ने कहा कि महाराष्ट्र सरकार दमनकारी नीतियों पर काम कर रही है, वो कितनी आवाजों को दबा पाएगी। भाजपा नेता खुशबू सुंदर की कार दुर्घटना का शिकार हो गई है। ये हादसा तमिलनाडु के मेलमैरुथुर में हुआ। ये हादसा उस समय हुआ जब वे बेल यात्रा के लिए जा रही थी। गनीमत रही कि खुशबू को कुछ नहीं हुआ। पुलिस मामले की जांच कर रही है। मथुरा में भगवान श्री कृष्ण विराजमान के वाद में प्रतिवादी पक्ष अदालत में हाजिर नहीं हुआ, जिसके बाद मामले की सुनवाई अब 10 दिसंबर तक के लिए स्थगित कर दी गई है। बता दें कि इस मामले में श्री कृष्ण जन्म स्थान ट्रस्ट और ईदगाह ट्रस्ट के पदाधिकारियों को प्रतिवादी बनाया गया है। उत्तर प्रदेश सेवा बोर्ड के पूर्व अध्यक्ष वसीम रिजवी समेत 3 लोगों के खिलाफ केस दर्ज किया गया है। इन पर 10 लाख रुपए की रंगदारी मांगने और जानलेवा हमला करने का आरोप लगा है। इनके खिलाफ बिजनौर के थाना नगीना देहात में मामला दर्ज हुआ है। शिवसेना ने बिहार के मुख्यमंत्री का पद JDU को देने पर तंज कसा है। पार्टी ने मुखपत्र सामना में लिखा है कि भाजपा की कमाल चाल, बिहार में तीसरे नंबर की पार्टी के नेता को मुख्यमंत्री बना दिया, वहीं महाराष्ट्र में नंबर 2 पार्टी के नेता को नकार दिया। कर्नाटक के स्वास्थ्य मंत्री सुधाकर ने कोरोना संक्रमण को लेकर दावा किया। उन्होंने कहा कि बेंगलुरु में अन्य शहरों के मुकाबले संक्रमण से जान गंवाने वालों की दर मात्र 1% है। ये देश के सभी प्रमुख शहरों के मुकाबले सबसे कम है। एशियाई बाजारों के सकारात्मक रुख के बीच सेंसेक्स ने बड़ी छलांग लगाई है। सेंसेक्स 227 अंक चढ़कर पहली बार 44,000 अंक के पार निकल गया। यह इस साल का सबसे उच्चतम स्तर है। वहीं निफ्टी 64 अंक की बढ़त के साथ रिकॉर्ड 12,938 अंक पर बंद हुआ। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने तिरुपति में बालाजी के दर्शन किए। उन्होंने हाल ही में संपन्न हुए चुनावों में जीत हासिल करने के बाद भगवान वेंकटेश्वर का धन्यवाद किया। मुख्यमंत्री चुने जाने के बाद चौहान दूसरी बार परिवार के साथ इस मंदिर में आए हैं।
कर्नाटक के सीएम बी एस येदियुरप्पा ने महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम के बयान की निंदा की है। उन्होंने बेलगावी सीमा मुद्दे पर अजित पवार के बयान को भड़काने वाला बताया। उन्होंने कहा कि सारी दुनिया जानती है कि महाजन आयोग की रिपोर्ट अंतिम है, ऐसे में सीमा विवाद पैदा करना गलत है। छत्तीसगढ़ में 1 दिसंबर से किसानों से धान की खरीद की जाएगी। राज्य के मुख्य सचिव ने इसके लिए अधिकारियों को सभी तैयारियां पूरी करने को कहा है। इस वर्ष 90 लाख मीट्रिक टन धान की खरीद का लक्ष्य निर्धारित है, जिसकी लागत करीब 22,500 करोड़ रुपए होगी। मेघालय सरकार ने छात्रों को राहत दी है। शिक्षा मंत्री ने कहा कि अगले साल 10वीं और 12वीं की परीक्षा में बैठने वाले विद्यार्थियों को परीक्षा देने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इसका कारण कोरोना से प्रभावित हो रही शिक्षा को बताया गया है। बसपा अध्यक्ष शिवपाल सिंह यादव ने आगामी चुनाव में सपा के साथ लड़ने के संकेत दिए। उन्होंने कहा कि सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव से मेरा कोई मतभेद नहीं है, मतभेद होना स्वाभाविक है। उन्होंने कहा कि ये समझौता तभी होगा जब सम्मानजनक सीटें मिलेंगी। हरियाणा सरकार ग्रामीण गरीबों के लिए आवासीय कॉलोनियों का विकास करेगी। इससे बेघर गरीबों और मध्यम वर्ग को सीधा लाभ मिलेगा। इसकी शुरुआत पानीपत के इसराना गांव से होगी। यहां मॉडल कॉलोनी बनाई जाएगी। इससे लोगों को गांव में ही घर और अन्य सुविधाएं मिल सकेंगी। केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने गहलोत सरकार पर गंभीर आरोप लगाए हैं। उन्होंने कहा कि राजस्थान सरकार केंद्रीय योजनाओं को ठीक से लागू नहीं कर पा रही है। इससे किसानों, गरीबों और जरूरतमंद लोगों को स्वास्थ्य समेत कई परियोजनाओं का लाभ नहीं मिल पा रहा है। भारतीय टीम साल 2021 में इंग्लैंड दौरे पर जाएगी, जहां दोनों टीमों के बीच 5 मैचों की टेस्ट सीरीज खेली जाएगी। इंग्लैंड क्रिकेट बोर्ड ने सीरीज के शेड्यूल की घोषणा कर दी है। इस दौरे का आगाज 4 अगस्त को ट्रेंट ब्रिज टेस्ट से होगा। कोरोना के बीच क्रिकेट शुरू होने पर भारतीय टीम के हेड कोच रवि शास्त्री ने खुशी जाहिर की है। उन्होंने ट्विटर पर लिखा है कि काम पर लौटकर अच्छा लग रहा है। बता दें कि टीम इंडिया इन दिनों ऑस्ट्रेलिया के साथ होने वाली सीरीज की तैयारियों में जुटी है। भारत के खिलाफ होने वाले आगामी वनडे और T20 सीरीज के लिए केन रिचर्डसन ने अपना नाम वापस ले लिया है। उनकी जगह ऑस्ट्रेलियाई टीम में तेज गेंदबाज एंड्रयू टाई को शामिल किया गया है। रिचर्डसन ने कोरोना को देखते हुए परिवार के साथ रहने का फैसला किया है। श्रीनु बुगाथा 19 नवंबर को यहां होने वाली एयरटेल दिल्ली हाफ मैराथन में भारतीय चुनौती की अगुवाई करेंगे। टाटा मुंबई मैराथन 2020 में चैंपियन बुगाथा अभिषेक पाल, अविनाश साल्वे और प्रदीप सिंह के साथ पुरुष वर्ग में कड़ी चुनौती पेश करेंगे। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। देखते रहिए जनप्रवाद। नमस्कार।